नमस्कार दोस्तों, यह आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इन्हीं दो प्यारे से लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है अनअकैडमी, जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के फील्ड का, उस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम केमिस्ट्री 101 चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट के साथ, और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको बच्चों। केमिस्ट्री 101 हमारा ये प्यारा सा चैनल, जिसपे हम और आप मिलकर के ग्रो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से और अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई, और बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर्स और मेडिकल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन करके सेवा कर रहे हैं देश की। अब आपकी बारी है बच्चों। 2021 के मेरे जो धुरंधर हैं वो स्टार्ट हो जाएं, अब लग जाएं पूरी तरह से कमर कस के। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जो हमारा जो सीरीज चल रहा है, मेड सुपर इजी सीरीज, उसमें पोस्टमार्टम सीरीज कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें फ्रीडम ऑफ स्टडी है, कभी भी कितना भी कहीं भी पढ़ सकते हो। सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं आप, लाइव क्विज, कभी भी सेल्फ असेसमेंट करना हो लाइव क्विज में आइए और सेल्फ असेसमेंट कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग अपनी देखिए आप, पोलिंग करिए और लीडर बोर्ड में अपने आप को देखिए कहाँ पे आप लाइक कर रहे हैं। इससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपना कभी भी। इंडिपेंडेंट हैं आप अपने मेंटर को सिलेक्ट करने के लिए, और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं। एक से ज्यादा टीचर सिलेक्ट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और आपको कोई भी टीचर बाध्यता नहीं है कि आप इन्हीं से पढ़ाई कीजिए, एक ही टीचर से पढ़ाई कीजिए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। स्पेशल टारगेट बैचेस हैं बच्चों यहाँ पर, जो आप ज्वाइन करके अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस का और लाइव सेशन का एक्सेस आपको मिलता है बच्चों, और कोई हेजिटेशन नहीं होती यहाँ पे डाउट पूछने के लिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं और अपलोड कर देते हैं बच्चों। अपने क्वेश्चंस को फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, तुरंत टीचर जवाब देते हैं। और बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप कंफ्यूजन का सिंबल देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपको कंफ्यूजन है। और पीडीएफ आपको मिलते हैं, सारे सेशन के अवेलेबल होते हैं, जो हम अपने राइटिंग में लिखते हैं वो सेम पीडीएफ आपका अवेलेबल होता है। एक गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जरूरत नहीं है बच्चों को बाहर भेजने के लिए और इनसिक्योर होने के लिए, और उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि वो अपने बच्चों को इम्प्रॉपर डाइट और अनहाइजीनिक डाइट वहां पे दें, दूर भेज करके। बुरी आदतों से बचने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे बच्चे रहेंगे और हरास्ट नहीं होंगे बच्चे, और कोई भी आने जाने में टाइम का नुकसान नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा कन्वेंस में, कोई फालतू का इधर उधर डिजीज नहीं होगा। और घर पे रहेंगे तो बच्चे आपके सुरक्षित माहौल में रहेंगे। कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, बल्क प्रेशर नहीं है, बल्क पेमेंट करने का कोई प्रेशर नहीं होगा। आप उसको ईएमआईज में छोटे छोटे टुकड़ों में दे सकते हैं। बहुत छोटा फी स्ट्रक्चर है, बहुत लो फी स्ट्रक्चर है, और उसको भी आप ईएमआईज में पे कीजिए। बच्चों आप अपना तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के केमिस्ट्री 101 के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, डाउट्स लिख सकते हैं। बच्चे डाउट लिखिए, जिसको मैं हमेशा जवाब देता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइव सेशन में डाउट जो पूछते हैं उसका जवाब लिख पाना वहां पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जब जो डाउट लिखते हैं तो वहां पर आपको मिलता है जवाब। आप लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना टॉपिक जो आपको पढ़ना है, कोई भी छूट गया हो, अगर कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए वहां पर आइए, और केमिस्ट्री 101 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगी। कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन? डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, उसमें फिर आप अपना फिल कीजिए क्रेडेंशियल्स, फोन नंबर वगैरह, आपको ओटीपी मिलेगा, अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए। वहां पे फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन अपना कोर्स का ड्यूरेशन चुनिए, 6 महीने साल भर के लिए, जो भी आपको चुनना चाहिए, और AM001 कोड वहां पर अप्लाई कोड में भर दीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेलेक्ट योर चॉइस ऑफ पेमेंट मेथड, अपना पेमेंट का चॉइस मेथड चुनिए, और ईएमआई, लो कॉस्ट ईएमआई में जाइए, जिससे कि आपका टुकड़े टुकड़े में पैसा जाए, प्रेशर ना पड़े। आप प्लस सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं बच्चों, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तैयारी होती है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, जैसे कि मैंने बताया।
आप इसका फी स्ट्रक्चर देखिए तो बहुत ही लो फी स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार फी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। देखिए 6 मंथ के लिए आप जा सकते हैं, जो कि 25,200 रुपीज इसका फी है, वो भी तीनों सब्जेक्ट का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिला करके। और यहाँ पे आपको मिलता है क्या 36,650 रुपीज का 12 मंथ के लिए। और AM001 कोड यूज करते हैं बच्चों का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है तुरंत वहीं पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है बच्चों को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो अगर बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको एक पर्सनल कोच मिलता है, जो कि इनके स्टडी को प्लान करता है बेहतरीन तरीके से, टेस्ट की पूरी एनालिसिस करके बताता है कि कहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, कहाँ पे आपको अच्छा करना चाहिए, और पूरी तरह से गाइड करते हैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थोड़ी फी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बढ़ती है, बट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 6 मंथ की फी स्ट्रक्चर है 34,200 और 12 मंथ की फी स्ट्रक्चर है 58,500। और मेरा कोड यूज करते हैं AM001, AM001 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलता है। आगे चलेंगे तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन, आज हम कार्बन फैमिली पढ़ने वाले हैं। कार्बन फैमिली आज हम पढ़ने वाले हैं, और कार्बन फैमिली में हम लोग जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपको बता दूं कि डिलीटेड पोर्शन क्या है। इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है कोर्स से। एटॉमिक नंबर नहीं है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स नहीं है, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस नहीं है, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस नहीं है। तो इतनी चीजें जो है वो डिलीटेड हैं इस बार के सिलेबस से। इतनी पोर्शंस डिलीट किए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मैं एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है वो आपके सामने ओपन करूंगा, और उसी पीडीएफ से ही हम लोग आगे काम करेंगे। एनसीईआरटी का पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, मैंने वहां पर एक चीज गलत लिख दिया था, वो मैं कार्बन फैमिली नहीं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्या, हम लोग बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कार्बन फैमिली को मैं यहाँ पे कट करता हूं, क्योंकि ये देखिए ये जो पोर्शन है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ेंगे, और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं एनसीईआरटी से, और इन पोर्शन को हम नहीं करेंगे जो डिलीट करा दिए गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। चलिए देखिए, the existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers, who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. According to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. तो ये कह रहे थे कि आप पुराने जो समय की बात थी वो आप किसी सब्सटेंस को इतना छोटा काटते जाइए, इतना छोटा करते जाइए कि इसके बाद और उसको डिवाइड ना कर सकिए, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है वही एटम कहलाता है, इन्होंने कहा था। द टर्म एटम, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो वर्ड होता था, विच मीन्स अनकटेबल, जिसको और काटा ना जा सके। तो एटोमियो वर्ड था, एटोमियो, जिसका मतलब होता है उसको काटा ना जा सके, नॉन डिविजिबल इसको हम कहते हैं। दीज अर्लियर आइडियाज वेयर mere speculations and there was no way to test them, केवल सोच थी और उसको कोई टेस्ट करने का तरीका नहीं था। These ideas remained dormant for a very long time, बहुत समय तक ये डॉर्मेंट रहा, यानी किसी को जो है ये दिखाई समझ में नहीं आया कैसे क्या किया जाएगा इसमें, और ये छुपा रहा एक तरह से कह सकते हैं। और were revived again by scientists in the 19th century, तो 19वीं शताब्दी में ये फिर से साइंटिस्ट ने इसको रिवाइव किया। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन द फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने साइंटिफिक बेसिस पर, फर्म साइंटिफिक बेसिस पर डाल्टन ने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इस पॉइंट को नोट किए करेंगे बच्चे।
तो सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी को साइंटिफिक बेसिस पर जॉन डाल्टन ने, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जो 1808 में, और इनकी थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनकी थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे और इन्होंने इतना बड़ा ये प्रपोज किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम, उन्होंने क्या कहा, एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या जो है, कौन कौन से लॉज को बताती है और किस किस को नहीं बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। तो नोट कर लो बच्चों इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन के किस किस थ्योरी को ये बताते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है किस किस लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है सक्सेसफुली। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसी को बताया। बाकी जो और लॉ थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वगैरह, इसको नहीं बता पाते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substance like glass या ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged. यानी ग्लास या एबोनाइट से जो हम रगड़ करके इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप करते हैं, इसको वो एक्सप्लेन करना नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का, इलेक्ट्रॉन का जाना, क्योंकि चार्ज डेवलप होना ये वो जानते नहीं थे। In this unit, we will start with the experimental observation made by scientists towards the end of the 19th and beginning of the 20th century. These established that atoms are made up of subatomic particles. तो ये कह रहे हैं कि हम लोग इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि इस साइंटिस्ट जो है 19th सेंचुरी के अंत तक जो उन्होंने ढूंढा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश किए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डाल्टन। तो ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, क्या क्या आप समझ जाएंगे, नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको नहीं पढ़ना है। डिस्क्राइब थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर एटॉमिक मॉडल, तो थॉमसन और रदरफोर्ड नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ बोर पढ़ना है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये पढ़ना है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, ये भी पढ़ना है। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्क्राइब फीचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी पढ़ना है। स्टेट द डी ब्रॉगली रिलेशन एंड हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी पढ़ना है। डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, यही पढ़ना है। और स्टेट अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों बहुत तेजी से। देखिए, भले ही ये पोर्शन थोड़ा सा काट दिया गया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए जरूर इसको। तो आप लोग ये पोर्शन खुद से पढ़िएगा, और ये पोर्शन जो है आपका हटा दिया गया है, ठीक है, ये पोर्शन आपका हटा दिया गया है। तो मैं उस पोर्शन से शुरू करता हूं जहां से आपको क्या करना चाहिए, आपका ये एग्जाम में आने वाला है। यानी एग्जाम से जो हटा दिया गया है वो है थॉमसन, हटा दिया गया है। यहां तक जहां तक मैं आगे ले चल रहा हूं वो हटा दिया गया है, ठीक है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हटा दिया गया है और उसकी कमियां हटा दी गई हैं। आइसोबार्स, आइसोटोप्स हटा दिए गए हैं। अब यहां से देखिए, यहां से आपको स्टार्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। यहां से डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, यहां से शुरू करना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम, यहां शुरू करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को शुरू से पढ़ा दूं, क्योंकि एग्जाम में हटा तो दिया गया लेकिन पूछेंगे जरूर, इसलिए मैं अपने मन की सुनूंगा। और यहां से शुरू करेंगे हम लोग। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एन इंसाइट टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम was obtained from the experiments on electrical discharge through gases। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब देते थे, वो डिस्चार्ज ट्यूब आप देख रहे हैं, ये ग्लास का ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसको वैक्यूम तक प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर बहुत कम करते हैं, ठीक है।
0.001 mmHg के बराबर प्रेशर करते हैं और हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट तक इसको हाई वोल्टेज करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर जो गैस होती हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। तो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है तो बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसपे बहुत हाई वोल्टेज पे दो प्लेट रखते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, और उसमें लो प्रेशर पे हम बहुत लो प्रेशर पे कोई गैस रखते हैं, ठीक है ना। तो एन इंसाइट टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। बिफोर वी डिस्कस द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड a basic rule regarding the behavior of charged particles like charge repel each other and unlike charge attract each other। तो ये बहुत छोटी सी बात है। आप जानते हैं कि जो प्लस प्लस होगा वो रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1830 Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, माइकल फैराडे ने कहा कि अगर किसी सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए तो केमिकल रिएक्शन उसमें होते हैं which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे जब किसी सोल्यूशन के में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं आप और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पर या तो गैस निकलती है या कुछ डिपॉजिट होता है वहां पर, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज, उन्होंने कई सारे लॉ दिए which you will study in the class 12। तो क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। These results suggested the particulate nature of the electricity, यानी इलेक्ट्रिसिटी का particulate nature इन्होंने ये क्या किया, इससे रिजल्ट्स हमने स्टैब्लिश किया। In mid 1850 many scientists mainly Faraday began to study electrical charge। इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टडी किया मेनली फैराडे ने in partially evacuated tubes। partially evacuated मतलब वही कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। यहाँ फिगर 2.1 में हमने यहाँ पर ये आपको बताया, ठीक है। 2.1 में देखिए दो फिगर है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है और फिगर बी जो है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। यहाँ पे एनोड में छेद बना दिया गया है, परफोरेटेड कर दिया गया है। ये एनोड है जिसमें छेद बनाया गया है और यहाँ पर फ्लोरिसेंट कोटिंग कर दी गई जिससे कोई पार्टिकल टकराए तो वहां पे चमक हो। तो फ्लोरिसेंट वो होता है जिसपे कोई पार्टिकल टकराता है तो चमकता है, वो शाइन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल। दो थिन पीसेस ऑफ मेटल होते हैं, कार्ड इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन, उसमें सील कर दिए जाते हैं, ठीक है, दो मेटल के इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर। ध्यान रखिएगा, बहुत लो प्रेशर पर ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और गैस जो है कंडक्टर नहीं होते, जनरली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बहुत लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पर वो ऐसा करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो लिखा है देखिए यहाँ पर, गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर्स एंड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। तो ये बात समझ में आ गई, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पर गैस कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाई द इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यानी आप इवैक्यूएशन करते हैं, यानी उसमें से आप गैस को निकाल करके प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जब अच्छा खासा इलेक्ट्रोड के थ्रू अच्छा खासा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। करंट जो है स्टार्ट कर देता है फ्लो करना पार्टिकल्स के थ्रू। स्ट्रीम मतलब पूरी धारा चलती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव। यानी नेगेटिव से निकलती हुई धारा पॉजिटिव की ओर जा रही है और चूंकि वो नेगेटिव से निकल रही है, कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही है, इसको इसीलिए उसको बोलते हैं कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स बोलते हैं। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। होल, एनोड में होल किया गया, यानी कैथोड से चल रही है एनोड की तरफ तो एनोड में छेद कर दिया गया, एनोड में छेद कर दिया गया और देखा गया कि उधर ये जो है होल में से निकल के क्या होता है। तो जब यहाँ पे होल कर दिया गया तो यहाँ पर फ्लोरिसेंट पे जा जाके टकराई पार्टिकल से एनोड कैथोड से निकले और स्ट्रीम जो है निकली कैथोड से और एनोड की तरफ गई और यहाँ पे जब टकराई फ्लोरिसेंट कोटिंग से तो वहां पे चमकने लगा। इससे समझ में आया, इससे क्या क्या रिजल्ट आया ये हम पढ़ेंगे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फास्फोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। देखो फास्फोरिसेंट क्या होता है, फास्फोरिसेंट क्या होता है, जिस पर कोई चीज टकराती है और वो चमकने लगता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फास्फोरिसेंट, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड यहाँ पर फास्फोरिसेंट है। व्हेन दीज रेज आफ्टर passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating, ठीक है। ब्राइट स्पॉट डेवलप होता है जिसको कोटिंग पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंटिलेशन, उसको बोलते हैं सिंटिलेशन, इन चमक, टकराने पर सिंटिलेशंस आते हैं। देखिए द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। द कैथोड रेज स्टार्टेड फ्रॉम द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। ध्यान से, कैथोड से शुरू करता है द कैथोड रेज स्टार्टेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से शुरू होता है और एनोड की तरफ जाता है। दीज रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials। देखो जब ये मूव करते हैं रेज तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे फ्लोरिसेंट या फास्फोरिसेंट, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। तो फ्लोरिसेंट जो होता है मटेरियल होता है वो उस पर, या फास्फोरिसेंट होता है, उस पर टकराते ही, कोई चीज टकराती है, लाइट टकराती है तो वो ग्लो करता है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब्स। देखिए अब तो टेलीविजन पिक्चर आप देखते होंगे, तो पहले की टेलीविजन पिक्चर की पूरी पिक्चर ट्यूब होती थी। जो ट्यूब होती थी उसी ट्यूब पर पार्टिकल्स टकराते थे और हमें जो है वो कलरफुल दिखाई देता था या ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता था, जिससे पिक्चर बनती थी, ठीक है। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरिसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद द सर्टेन फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट मटेरियल। तो वो जो पिक्चर ट्यूब होती थी उस पर कई सारी कोटिंग होती थी फ्लोरिसेंट या फास्फोरिसेंट मटेरियल की, और कैथोड रे ट्यूब से कैथोड रेज चलती थी और जिनको वो एडजस्ट करते थे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, और वो घूमती थी, खूब तेजी से घूमती थी, किस पर, ट्यूब पर। उनके टकराने से सिंटिलेशंस यानी वहां पे चमक पैदा होती थी और उसी चमक को ही हम पिक्चर के फॉर्म में देखते थे। तो ये होता था पिक्चर का जो हमारा ट्यूब होता था, पिक्चर ट्यूब बोलते थे उसको, पहले के जमाने का, ठीक है। अभी का नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगी, मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करते थे जल्दी जल्दी और एडजस्टमेंट की वजह से ही पिक्चर बनती थी। अगर वो नहीं हो तो ये रे ट्रेवल करेंगी बिल्कुल स्ट्रेट और जाके स्ट्रेट टकराएंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान से, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो कैथोड रेज होती हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ जाती हैं। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये किधर मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ जाएंगी। इसलिए इनको कहा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बाद में इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये पूछा जाता है ध्यान से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, यानी जो कैथोड रेज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये पूछा जाता है बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिएगा और क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिएगा कि कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल ऑफ कैथोड पर, इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती, एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब पर भी डिपेंड नहीं करती, लेकिन एनोड रेज की डिपेंड करेंगी आगे चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैथोड रे की जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड नहीं करती किस पर, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पर, और नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब पर, उस पर भी डिपेंड नहीं करती। Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of the all the atom, क्योंकि ये न तो मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही हैं, न ही मटेरियल ऑफ द गैस प्रेजेंट कर रही है, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट पे कर रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सारे एटम्स की। तो ये इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं इसको हम लोग, किसकी, एटम्स की। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, measured the ratio of electrical charge to the mass by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of the electron। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया,
यहां से कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, यहां से रेज जा रही, और नॉर्थ और साउथ दो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया। देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ यहाँ पे, और उसी के जस्ट परपेंडिकुलर प्लस और माइनस दो प्लेट लगाए गए। ठीक है, दो प्लेट लगाए गए। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्लेट लगाए हैं, प्लस और माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगी प्लस से माइनस की ओर, और नॉर्थ से साउथ की ओर क्या चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। ठीक है, तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो ए की तरफ गया। ये जो कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे प्रूफ किया गया, तो ये पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला प्लेट को खींचा तो ये इधर की ओर मुड़ करके यहाँ पे आके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर यहाँ पे चमक आई। अच्छा, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करके मैग्नेटिक फील्ड लाया तो मैग्नेटिक फील्ड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और यहाँ पे आके चमका। ठीक है, और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को या तो बंद कर दिया या तो ऐसा एडजस्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कि यहां पर आके स्ट्रेट चली गई। तो इन्होंने ऐसा एडजस्ट किया कि बी पर आकर के जब टकराई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को कैलकुलेट करके, यूज करके, बहुत हायर मैथमेटिक्स लगा करके उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया। तो यहां पे आप देखिएगा, पढ़िए इसको। J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर परपेंडिकुलर हो रही है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, when only electric field is applied the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। जब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे थे, प्लस ये प्लस है, प्लस वाले ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो पाथ ऐसे मुड़ गई इधर की ओर और जाके यहाँ पे टकरा गई। क्योंकि यहाँ पे जाके चिपक नहीं गई, क्योंकि बहुत तेजी से जा रही थी, इसलिए हल्का सा अट्रैक्शन मिला तो पाथ इसका बदल गया इधर की ओर। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन, हाँ, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे टकराया। जैसे सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया गया तो नेगेटिव चार्ज था, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगा, यहां पे आकर के सी पर टकरा गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बाय केयरफुली बैलेंसिंग, वही मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को केयरफुली बैलेंस किया गया। बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ which is followed in the absence of electric field and magnetic field। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता और वो स्ट्रेट जाती, उसी सिचुएशन को पाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इतना एडजस्ट किया गया कि वो इलेक्ट्रॉन डेविएट, किसी साइड में डेविएट ना होकर के स्ट्रेट चला जाए। ठीक है, बाय फील्ड एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। थॉमसन आर्ग्यूड that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical and magnetic field depends upon। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या कह रहे हैं ये, कि डेविएशन, द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। सुनिएगा ध्यान से, द मैग्नेटिक किस पे डिपेंड करती है, यानी जो जितने डेविएशन हो रहा है हमारे कैथोड रेज का, वो क्यों हो रहा है, उसका अमाउंट ऑफ डेविएशन किसकी वजह से है। पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल यहां से जा रही है उस पर कितना मैग्नीट्यूड है। वो तो इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स है आपका, लेकिन पता तो था नहीं पहले, है ना, पता तो था नहीं, लेकिन कुछ तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज तो था, लेकिन अभी तक पता नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। यानी जो पार्टिकल जा रही है, जो कैथोड रेज में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर जितना चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट उतना ही अट्रैक्ट करेगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी उतना ही डेविएट होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल पर होगा कैथोड रेज पर, उतना ज्यादा डेविएशन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। देखिए मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। हायर द, जितना हल्का होगा, मान ली कोई चीज खूब तेजी से जा रही है तो जितनी हल्की होगी उतना आप डेविएट कर सकते हो, लेकिन भारी होगी तो डेविएशन कम होगा।
तो जितना हल्की होगी पार्टिकल, तो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। जितनी हल्की पार्टिकल होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा डेविएशन होगा। बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ध्यान से बच्चों, यही चीज चेंज करके कई सारे चेंजिंग करके जब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पे रिसर्च किया थॉमसन ने, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वर एबल टू कैलकुलेट या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E by mc। देखो न ही ये अलग से चार्ज निकाल पाए हैं, न ही ये अलग से मास निकाल पाए हैं, सिर्फ चार्ज टू मास रेशियो और बहुत हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ तब जाके ये आया जो आपके इस बुक के बियॉन्ड स्कोप है। तो E by me यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588 into 10 to power 10 to 11 कूलम पर kg, where me is the mass of electron in kg and E is the magnitude of charge of electron in coulomb. Since electron are negatively charged, the charge on the electron is negative. चलिए आगे चलते हैं। चार्ज, अब कैसे चार्ज निकालेंगे, कैसे चार्ज निकाला गया देखिए, हमको चार्ज टू मास रेशियो पता था। क्या पता था? चार्ज टू मास रेशियो पता। अगर हमको मास मिल जाए तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज मिल जाए तो मास मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, राइट। मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। He found the charge on the electron to be -1.6 into 10 to power -19 कूलम। वो चार्ज पा गए। The present accepted value of electrical charge is -1.6021, यानी बहुत प्रिसाइज वैल्यू ये है -1.6021, लेकिन हम इसको लिखते हैं 1.6 into 10 to power -19 कूलम लिखते हैं। तो the present accepted value for the electrical charge is -1.6 into 10 to power -19 कूलम। The mass of electron was determined by combining these results with the Thomson value of E by m। तो E by m रेशियो हमको पता था, उस पर जब हमने ये अप्लाई कर दिया तो कितना मास आया? 9.1 into 10 to power -31 kg, ये मास आ गया। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, क्या किया था उन्होंने। मिल्कन ने क्या किया था, यहां से एटमाइजर से उन्होंने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप्स भेजे थे, ठीक है, और टेलीस्कोप से यहाँ पे देख रहे थे। इन्होंने ये एक प्लेट ऊपर लगाया था, एक प्लेट नीचे लगाया था, इसको प्लस से इसको माइनस से या इसको माइनस से इसको प्लस से जोड़ रखा था उन्होंने। यहां से वो टेलीस्कोप से देख रहे थे, एक्सरे फ्रॉम द सोर्स से एक्सरे यहाँ पे देख रहे थे उसी से। तो क्या हुआ बच्चे, जब ये पार्टिकल ये एटमाइजर से स्मॉल होल, यहाँ पे देखिए ये स्मॉल होल लिखा हुआ है, स्मॉल होल से पार्टिकल जब यहाँ से निकला तो उन्होंने क्या किया, इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो चार्ज प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। तो ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। तो ये जब ऑयल ड्रॉपलेट जा रहा था ग्रेविटी से नीचे जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके अपोजिट साइड में इस पर फोर्स लगाना शुरू किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया कि वहीं पर वो टंग जाए, वहीं पर रुक जाए। यानी क्या हो जाए, mg इज इक्वल टू क्या हो जाए, mg जो जिस मास से नीचे जा रहा है वो मास और QE यानी फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर कर दिया। तो mg, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, यहाँ पे समझेंगे हम थोड़ा सा इसको। देखिए यहां पे उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये ऑयल था, ये नीचे जा रहा था, ये mg से नीचे जा रहा था, ठीक है, और इस पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फोर्स होता है, ठीक है, Q इंटू E, आप जानते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, और mg नीचे। तो उन्होंने ऐसा किया कि Q इंटू E इज इक्वल टू mg। ऐसा जब किया तो वहीं पर ये क्या टंग गया, यहां पर रुक गया, इसके ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये रुक गया। तो इस वाले फॉर्मूले से उन्होंने क्या किया, निकाल लिया चार्ज। ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कई बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था वो कांस्टेंट था, मास जो है लगभग कांस्टेंट हो रहा है, जी कांस्टेंट ही है, तो मास तो ये मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा मास पर, तो मास और जी। तो इससे करते कई बार उन्होंने प्रैक्टिस किया और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने क्यू की बहुत सारी वैल्यूज बनाई, बहुत सारी क्यू के बहुत सारे वैल्यूज देखे उन्होंने।
तो देखा Q का जो वैल्यू आ रहा था वो n टाइम्स एक पर्टिकुलर चार्ज के बराबर आ रहा था, n टाइम x के बराबर, मानी x अगर देखा जाए Q की वैल्यूज के चेक किया गया तो ऐसे आ रहा था कि 1 इंटू एक्स या 3 इंटू एक्स के बराबर आ रहा था, कभी कभी 2 इंटू एक्स के बराबर आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, मतलब कि क्वांटाइज्ड आ रहा था, चार्ज जो है क्वांटाइज था। Q इज इक्वल टू एन ई, तब उन्होंने कहा कि Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब बच्चे कि ये फिक्स वैल्यू है जिसके नंबर ऑफ ये n इज इक्वल टू इंटीजर, एक होल इंटीजर 1 2 3 4, यानी ये डेसिबल में नहीं हो सकता। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उन्होंने कहा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो एक ये भी चीज हम यहां पे सीख गए कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज का मतलब बच्चे जिस तरह से आधा चार्ज नहीं हो सकता, 1.5 चार्ज नहीं हो सकता, 2.5 चार्ज नहीं हो सकता, डेसिमल में 2.1 चार्ज नहीं हो सकता, तो इस तरह से चार्ज को उन्होंने कहा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, या तो सिंगल चार्ज होगा, या तो डबल होगा, ट्रिपल होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन, एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा चार्ज, ठीक है ना। और इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, एक यूनिट चार्ज का, और उस कैलकुलेट करके उन्होंने इस यूनिट चार्ज को निकाल लिया। तो इस तरह से मिल्कन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इस बात को साबित किया कि चार्ज क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां पर हमने देखा जो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने यहां पे चेक किया, इससे यहां पर उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाल ली। लिखा मिल्कन कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q on the droplets is always an integral multiple of the electrical charge E, that is Q is equal to NE where N is equal to 1 to 3। तो ये हमारा इसका था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए डिस्कवर, ये तो इलेक्ट्रॉन का हमने खोज यहां तक पढ़ा, ये सारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास हमने कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज कैसे निकाला, ये हम समझ गए। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। तो जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब बनाए थे उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज यानी प्रोटॉन, यानी जो हमारा प्रोटॉन जो हमारा एनोड रेज था उसी को हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं। कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इसमें पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात भी इसमें आने वाली है। अनलाइक कैथोड रेज, mass of positively charged particle depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions। कई बार बच्चों से पूछा गया है कि कैथोड रेज अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एनोड रेज क्या है, तो बच्चे बोलते हैं प्रोटॉन्स हैं, तो ये बहुत गलत बात है। कैथोड रेज अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एनोड रेज क्या है, प्रोटॉन्स नहीं। प्रोटॉन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली। अगर हाइड्रोजन गैस भरते हो तो हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक ना। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, प्रोटॉन। उस केस पे हम कह सकते हैं कि एनोड रेज आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ प्रोटॉन्स। किस केस में, जब हाइड्रोजन गैस हो। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, एनोड रेज आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। क्योंकि तुम कोई गैस बदलोगे, जो भी गैस उसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस रखे और उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो नेचर हमेशा वही रहेगा, चाहे वो किसी से भी निकलता हो। इसीलिए कैथोड रेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी पार्ट जो हमारा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, उसमें जो गैस दिए है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शाश्वत है, हर जगह से भी कहीं से भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ब्रह्म है एक तरह से, इलेक्ट्रॉन क्या है, ईश्वर है एक तरह से, हर ईश्वर एक ही जैसा है। और तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो उसका प्रॉपर्टी वही होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन कभी अलग अलग बिहेवियर नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन जिससे निकल रहा है, जिस गैस से निकल रहा है वो गैस तो अलग अलग है। मान लो किसी गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें 1 पॉजिटिव आया, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें 2 पॉजिटिव आ गया। गैस का मास भी अलग हो सकता है, गैस का चार्ज भी अलग हो सकता है, इसलिए हमारा जो एनोड रेज है उसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके चार्ज भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके मास भी अलग अलग हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स
depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. The charge to mass ratio of the particles depend upon the gas from which they are originate, जिससे वो origin हो रहे हैं. Some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge. कुछ positively charged particles होते हैं, कई सारे उस पर चार्ज हो सकते हैं. The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron. Obviously, क्योंकि इस पे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, तो इनका बिहेवियर क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब में डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. तो यहां पर जब स्मॉलेस्ट गैस, सबसे सिंपलेस्ट गैस ली गई, तब उसमें जो कैथोड हम एनोड रे पाए, उसको हम प्रोटॉन, उसको हम लोग क्या बोले, ये एनोड रे था और ये प्रोटॉन बोल दिया. और तब उसी को हमने फंडामेंटल पार्टिकल समझ पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी फंडामेंटल है. तो यही था प्रोटॉन. दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919. Later a need was felt for the presence of electrical neutrality. आप जानते हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो आप ये भी समझिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एक नीड भी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो भी चुकी थी और यहाँ पे दिख रहा था कि हाँ ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है. तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए. तो later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom. These particles were discovered by Chadwick. तो जेम्स चैडविक थे, by bombarding with a thin sheet of beryllium by alpha particle. बेरिलियम की थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया. तो ये लाइन नोट कर लीजिए, अक्सर ये भूल जाता है, अक्सर आपको रदरफोर्ड का याद रहता है, रदरफोर्ड वाला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको याद रहता है, चैडविक का भूल जाता है. तो प्रोटॉन की खोज कैसे की गई थी बच्चों, चैडविक द्वारा बम्बार्डिंग किया गया थिन शीट ऑफ बेरिलियम. थिन शीट ऑफ बेरिलियम पर बम्बार्डिंग की गई किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की. ठीक है. When electrically neutral particle having a mass, ध्यान से, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिसकी मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वाज इमिटेड, उसमें से स्लाइटली ग्रेटर मास था किसका, when electrically neutral particle having mass slightly greater than that of the proton was emitted, he named these particles neutrons. बाद में उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल निकले जिनका मास थोड़ा सा ज्यादा था, उसको उन्होंने न्यूट्रॉन कह दिया चैडविक ने. ठीक है. तो ध्यान रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी. एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से थे देखिए. ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स mentioned in the previous sections have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carried positive and negative charge. The major problem before the scientists after the discovery of subatomic particle were, तो उन्होंने बताया कि भाई जो डाल्टन ने कहा था उसके हिसाब से सबएटॉमिक पार्टिकल्स को बताया गया, कहा गया भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं. अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आई कि कहां पे एडजस्ट हैं, कहां पे रखे जाएंगे वो, किसी एटम में कहां पे न्यूट्रॉन होगा, कहां पे प्रोटॉन होगा, कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा. ये बहुत बड़ी बात आ गई थी. इसी से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आई. तो टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी कैसे होगी, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसको भी कैसे समझा जाए. टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट एटम्स. अलग अलग एटम्स अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स देते थे, इसको भी समझना एक बड़ी मुश्किल बात थी. To understand the origin and nature of the characteristics of the electromagnetic radiation absorbed by the emitted atom. ध्यान से, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि जब हम किसी एटम को गर्म करते हैं या किसी एलिमेंट को हीट करते हैं तो अलग अलग कलर में निकलता है, अलग अलग मैग्नेटिक रेडिएशन देता है. अगर विजिबल रेंज की बात करें जो हमें दिखाई देता है तो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बात भी मुश्किल आई. तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को यहाँ पे समराइज किया गया है. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, EPN है. चार्ज जो है यहाँ पे देखिए इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव में है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में है, इस पर पॉजिटिव में है. प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज क्या कहते हैं, -1 +1, इस पे 0 है. मास इसका 9.1 × 10⁻31 है और इसमें 1.6 × 10⁻27 है.
और इलेक्ट्रॉन का मास देखिए बहुत कम है, बहुत कम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका थोड़ा ज्यादा है 1.6 इंटू 10⁻27, इसका भी लगभग उतना ही है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, इसका है 1.6726, यहाँ पे 1.6749, तो यही डिफरेंस होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर मास पर यूनिट देखा जाएगा तो इसका 0.00054 है, इसका 1.00727, इसका 1.00867, तो थोड़ा सा न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है। अप्रॉक्स मास इसका नेग्लिजिबल ले लेते हैं, मास इसका इलेक्ट्रॉन का, इसका 1 लेते हैं, ठीक है। चलिए, different atomic models were proposed to explain the distributions of these charged particles in atom. Although some of the models were not able to explain the stability of the atoms, two of these models are proposed by J.J. Thomson and other was proposed by Rutherford, जिसको हम लोग देखेंगे। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड हैं, और इसलिए एटम जो है न्यूट्रल है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ये डिस्कार्ड किए, क्योंकि डिस्कार्ड किया क्या, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हर जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धसा होता तो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स कहीं कहीं टकरा करके रुक जाती, इसलिए ये वाला जो हमारा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आगे आने वाला है, ये वाला ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता अगर एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड थॉमसन की तरह होता तो थॉमसन ने कहा था कि ये 1898 में दिया था और कहा था कि स्फेरिकल शेप होता है, रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होती है, इन विच द पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट सच अ मैनर so as to give the most stable electronic arrangement, इस तरह से embedded होते हैं कि most stable electronic arrangement दे सकें, stable। Many different names were given to this model after, for example, plum pudding, resin pudding और watermelon model भी कहा गया इसको, ठीक है। तो ये बात बहुत फिर डिस्कार्ड कर दी गई, इसलिए इसको हम लोग उतना समझेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। आगे क्या आता है देखिए, in the later half 19th century, different kinds of rays were discovered. Beside those of mentioned earlier, William Röntgen, बहुत important बात, in 1895 showed that when electron strikes a metal in a cathode ray tube, जो कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से स्ट्राइक करता है तो प्रोड्यूस रेज विच कैन काज फ्लोरिसेंट इन द फ्लोरिसेंट मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहीं से एक्सरे बना। तो जो कैथोड रे बनाते हैं, अगर वो किसी मेटल से टकरा दिए जाए तो इनको कैथोड रे के बाहर आप कहीं अगर आप सपोज कीजिए ये आपकी रेज जा रही है, इस तरह से आपकी रेज जा रही है और कोई एक एंगल पे मेटल सेट कर दिया जाए तो यहाँ पे टकरा करके फिर इधर से निकल जाती है, और वो जो रे बनती है, निकलती है, वो टकरा के एक्चुअली वही रे टकरा के वापस नहीं जा रही है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है, मेटल से टकरा रही है तो मेटल एक अलग काइंड का रे प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे न्यूट्रल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो उसमें से मेटल से टकराता है वो मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए कि गल ना जाए, और उस मेटल से जब टकराता है तो मेटल एक रे प्रोड्यूस करता है और उस रेस को बोलते हैं एक्स रे, जो कि न्यूट्रल होता है। कई बार एक्सरे का चार्ज पूछा गया है और कैथोड रे के टकराने से बनता है, इसलिए बच्चे लोग निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सरे जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विलियम रॉन्जन ने क्या था, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए material in a cathode ray tube produce rays which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray tube. Since Röntgen did not know the nature of radiation, he named them X-rays. इसको जानते नहीं थे इसलिए X बोल दिया, and the name is still carried on. It was noticed that X-rays are produced effectively when electrons strike the dense metal anode called targets. These are not detected by electric and magnetic field. अच्छा, ये एक्सरे जो है ना तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, ये इस पे चार्ज कुछ है ही नहीं, एंड हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसीलिए हमारे जो मसल्स होते हैं उनको जो है वो एक्सरे जो है उनको पार करता हुआ हड्डियों से टकराता है और हड्डियों का पिक्चर फिर वो देता है, ठीक है। इसीलिए बोन का हमको पिक्चर मिलता है एक्सरेज का। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर द मैटर थ्रू द मैटर, एंड दैट इज द रीजन these x-rays are used to study interior of the objects.
These rays are often of very short wavelengths, like 0.1 नैनोमीटर, and possess electromagnetic character. तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हेनरी बैक्यूरेल फिर बाद में आए, उन्होंने रेडियो एक्टिव, यहां तक तो एक्सरे की बात हो गई, और एक्सरे जो है बच्चों न्यूट्रल होता है और बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, कैथोड रे का किसी डेंस मेटल से टकराने से बनता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हेनरी बैक्यूरेल फिर आए, हेनरी बैक्यूरेल ने क्या कहा ये समझिए। हेनरी बैक्यूरेल 1852 से 1908 तक थे। ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which emit radiation by their own and named this phenomena as radioactivity. तो बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और ऐसे सब्सटेंस को बोला था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इसको डेवलप किया, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी। It was observed that three kinds of rays, alpha, beta, and gamma, are emitted. Rutherford found that alpha particles या alpha rays consist of high energy particles carrying 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass. He concluded that alpha particles are helium nucleus. helium के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या होता है, 4 उसकी यूनिट होती है मास की। जैसे हीलियम क्या होता है, हीलियम का मास 4 होता है, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उसका न्यूक्लियस बचेगा। तो न्यूक्लियस का मतलब, तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल को कहा गया कि न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन विद 2 इलेक्ट्रॉन यील्डेड हीलियम गैस। सही बात है, अगर अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो हीलियम गैस बन जाएगा। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, एंड गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, आर न्यूट्रल इन देयर नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। As regarded penetrating power, अल्फा पार्टिकल आर द लीस्ट। अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी होते हैं, इसलिए इनका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्योंकि मास ज्यादा है। फॉलोड बाई बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर उससे कम 100 टाइम्स ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से, और गामा रेज का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर 1000 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल से। और इसी तरह से ये हल्के होते आते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती आती है। चलिए ये बात मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि सर हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले देखा कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को देखा, रेडियो एक्टिविटी को समझा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करी। और रॉन्जन ने यहां पर बताया था कि एक्सरे कैसे होता है, एक्सरे किस तरह से बनता है, ये रॉन्जन ने बताया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पे रॉन्जन ने बोला था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और एक्सरे के बारे में बताया मैंने कि एक्सरे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कैथोड रेज का हाई डेंसिटी मेटल से टकराने पे बनते हैं, और एक्सरे न्यूट्रल होते हैं। चलिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो 2 मिनट का ब्रेक लूंगा बच्चे, फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा। आप लोग भी कुछ पानी उनी पी लीजिए, मैं भी तरह पानी पी लेता हूं। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर तुरंत हाजिर होता हूं आपके साथ।
हाँ, तो फिर शुरू करते हैं रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट था, बहुत पसंद करता हूं मैं इसे। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स थे इनके हैंस गीजर एंड अर्नस्ट मार्सडन। इनके स्टूडेंट बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विथ अल्फा पार्टिकल। ये गोल्ड देखिए यहाँ पे क्या था, बहुत थिन गोल्ड फॉयल लिया था यहाँ पे पतला सा, और इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट रखा था, फोटोग्राफिक प्लेट, जिससे कि जैसे उस पर कुछ पार्टिकल टकराएं तो वहां पर पता चल पाए कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने लेड प्लेट रखा था जिससे कि फाइन होल किया था, जिससे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाए। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रखा उन्होंने, और ये लेड प्लेट रखा जिससे कि फाइन होल से जाए अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे बहुत पतली गोल्ड की फॉयल रखा था जिससे कि एटम्स वहां पर एटम्स अपना बिहेवियर शो कर सके, उनके बिहेवियर को देखा जा सके। और चारों तरफ ऐसे घुमा करके एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई थी कि देखा जाए कि क्या असर उस पर होता है, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded very thin gold foil with alpha particles. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment is represented in figure 2.5. जैसे मैंने आपको बताया, a stream of high energy alpha particles from the radioactive source was directed at the thin foil. थिकनेस जो है वो 100 नैनोमीटर की रखी गई थी लगभग, ऑफ गोल्ड मेटल। तो एक हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स की को बम्बार्ड किया गया, उसको पास करा गया गोल्ड फॉयल से, ठीक है। द थिन गोल्ड फॉयल हैड अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्क्रीन रख दी गई जिससे कि पार्टिकल टकराएंगे तो उस पर सिंटिलेशन यानी चमक आएगी, ठीक है। द थिन गोल्ड फॉयल हैज अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट अराउंड इट whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराती थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर तो छोटा सा फ्लैश मिलता था, उनको दिखाई देता था। The results of scattering experiment were quite unexpected. According to the Thomson, अब यहीं पे थॉमसन थे, अगर थॉमसन के हिसाब से बात किया थी तो हर जगह इलेक्ट्रॉन थे, तो जाकर के अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे तो जाकर के वहां पे चिपक जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, वो अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर दे गए, गोल्ड फॉयल से पास करके बाहर निकल गए, तो थॉमसन के हिसाब से वो सारा फेल कर गया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉयल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम. The alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. It was expected that alpha particle would slow down. क्योंकि देखिए थॉमसन ने कहा था कि सारा पॉजिटिव चार्ज मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एक्सपेक्ट किया गया था इन लोगों द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, कि हम लोग हाईली बहुत तेजी से जब जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज जो मास से पास करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या तो वहीं पर रुक जाएगा या तो वो थोड़ा सा आगे जाकर स्लो डाउन हो जाएगा। तो देखा गया कि भाई अल्फा पार्टिकल एनफ एनर्जी डायरेक्टली पास टू द यूनिफॉर्म इनफॉर्म. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज द डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल्स एज दे पास्ड, ठीक है, थ्रू द फाइल. क्या ऑब्जर्व किया गया, ये सोचा गया था, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए. अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल was deflected by small angles. बहुत स्मॉल पोर्शन जो था अल्फा पार्टिकल था वही थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और ए वेरी फ्यू, उसमें से बहुत कम अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक बाउंस बैक हुआ, पूरा 180 डिग्री पे बैक चला आया.
that is were deflected by 180 degree on the basis of observation. इन observations पे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड चलेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, थोड़े से उसमें से डिफ्लेक्ट किए थोड़े एंगल से, और लगभग 20,000 में से कोई एक जो है 180 डिग्री पर बैक हो गया, बाउंस बैक किया। ठीक है, तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन्स निकाले? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो क्या है? खाली है, एम्प्टी है। अ वेरी फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड। दैट यानी बहुत कम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए थे जो कि बहुत कम छोटे एंगल से किए थे। इसका मतलब वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्या है? कन्फाइंड है किसी छोटे जगह पर। ठीक है, अ वेरी फ्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैज presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected by the positive charge alpha particles. तो वही बात हुई जो मैंने बताया आपको कि अल्फा पार्टिकल जो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इससे ये समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज जगह होगी एटम में वो छोटे से जगह पे कन्फाइंड है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible. Rutherford ने कैलकुलेट किया और कहा बताया कि जो हमारा जो पार्टिकल का जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो नेग्लिजिबल मास का है, नेग्लिजिबल स्मॉल है। ठीक है, बहुत छोटा है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻10 मीटर वाइल दैट ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर। यानी 1,00,000 गुने का अंतर है एटम की साइज में और न्यूक्लियस की साइज में। न्यूक्लियस साइज क्या है? 10⁻15 मीटर है और एटम की साइज 10⁻10 मीटर है। यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, -15 है। ठीक है ना। वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंट साइज बाय रियलाइजिंग इफ ए क्रिकेट बॉल इज रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस। अगर क्रिकेट बॉल को हम न्यूक्लियस की तरह समझें तो रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो लगभग 5 किलोमीटर का होगा। अगर क्रिकेट बॉल को हम एक न्यूक्लियस की तरह समझें तो क्रिकेट बॉल का जो रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस वो होगा, उसका 1,00,000 टाइम कर दो तो वो क्या होगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom. According to this model, अब Rutherford ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया? अपना मॉडल दिया। मॉडल क्या दिया? द पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास कहाँ है? डेंसली कंसंट्रेटेड है एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में, न्यूक्लियस में। और उसको न्यूक्लियस उन्होंने बात बोला, वो इसी को वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्शन को क्या बोला उन्होंने? न्यूक्लियस कह दिया। ठीक है ना। The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed circular path called orbit. अब यहीं से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसको उन्होंने ऑर्बिट कहा। Thus Rutherford's model of atom resemble the solar system in which the nucleus plays the role of sun. तो उन्होंने सोलर सिस्टम का मॉडल को एक लगभग वो रिजेंबल किया इनका मॉडल, और जिस तरह से न्यूक्लियस सन होता है उसी तरह से उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्लैनेट्स की तरह। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। ठीक है। चलिए, द प्रेजेंस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर। The charge on the proton is equal but opposite to that of the electron. जैसे कि पहले जान चुके हैं हम लोग कि चार्ज जो है प्रोटॉन पर क्या होता है? उसके बराबर होता है। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट की साइन जो होती है ऑपोजिट होती है। ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसको कहा गया है भाई एटॉमिक नंबर के बराबर है, Z उसको कहा गया। और यही प्रोटॉन जो इसको प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, क्योंकि एटम को न्यूट्रल रखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन इज 1
इन सोडियम एटम इट इज 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में 11 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर आर 1 एंड 11 रिस्पेक्टिवली ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम। In order to keep the electrical neutrality, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। वही मैंने आपको बताया कि जितना प्रोटॉन होगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, कि नहीं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एटम में। ठीक है बच्चों, चलिए द नंबर ऑफ for example, the number of electron in hydrogen atom and sodium atom are 1 and 11 respectively। इसी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होगा। एटॉमिक नंबर Z is equal to number of proton in the nucleus of an atom is equal to number of electrons in a neutral atom। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रल एटम, क्योंकि अक्सर लिख देता है इन आयन, तो आयन में नहीं, आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रल एटम होना चाहिए। ओके, और एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू होता है प्रोटॉन के नंबर के, क्योंकि प्रोटॉन आप बदल नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, लेकिन हमेशा बराबर होता है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बट नॉट ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, बिकॉज एटम को आयनिक कर सकते हो, तुम्हें आयन बना सकते हो, तो लिखा होना चाहिए इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। while the positive charge of the nucleus is due to the protons, the mass of the nucleus due to the protons and neutrons। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये ध्यान रखना। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? Protons and neutrons are collectively known as nucleons। The total number of nucleons is termed as mass number। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, उसको हम लोग ए कहते हैं। ठीक है, तो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलिए आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एक्स विथ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर। ऊपर जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखते हैं वो मास नंबर होता है, नीचे जो लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में वो होता है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आइसोबार्स क्या होंगे, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए आइसोटोप्स, ये देखिए कार्बन का देखिए 666, 12, 13, 14, ये सब क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 जो हैं आइसोटोप्स हैं। तीनों का देखिए मास नंबर नीचे वाला सेम है, और सॉरी एटॉमिक नंबर नीचे वाला सेम है और मास नंबर ऊपर देखिए डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और इसका 3 है। तो ये हो गए आपके क्या, आइसोटोप्स। आइसोबार्स का एग्जांपल देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन 6 और 7, इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग दिख रहा है और मास नंबर सेम है 14, 14। तो ये आइसोबार्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। लास्टली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग द आइसोटोप्स इज दैट आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ध्यान से, number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of the element. Therefore, all isotopes of a given element show same chemical behavior। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे आइसोटोप्स एक ही जैसा केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस ब्रोमीन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 80 - 35, ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल, तो ये भी आप कर लेंगे। 16 इसका क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, 16 ही इसके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 18 है। 16 + 18, 16 + 18 कर दोगे तो 34 आ जाए। 16 + 16 है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16 है, तो 16 + 16 कितने हैं, 32 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। तो यहाँ पे आप शो कर दोगे।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, समझिएगा। प्रोटॉन और देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 16। यानी ये कोई एटम नहीं है, स्पीसीज कर रहा है इसका। ये बहुत अच्छा बात है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 18, 16, 16। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 18, 16, 16। कोई स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 18, 16 और 16 इस तरह से। तो आप जानते हैं कि किसी भी फॉर अ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहां पे देखिए नहीं है ऐसा, और प्रोटॉन न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज। यानी कोई भी वो एलिमेंट एक्स अगर है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 तो फिक्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 जो है फिक्स है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। z इज इक्वल टू 16। अब बात आती है इसकी मास नंबर की। z इज इक्वल टू 16 हो गया, और a इज इक्वल टू कितना होगा? a इज इक्वल टू है n प्लस p। न्यूट्रॉन 16 है, प्रोटॉन 16 है, ठीक है। तो x पे कितना आ गया? 32 और नीचे 16। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे -2 चार्ज आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है। प्रोटॉन कितने थे? 16। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बदल सकते नहीं है। प्रोटॉन कितने हैं? 16। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। यानी क्या था इसमें? 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, +2 आ गए, तभी तो 18 बना। तो +2 की वजह से क्या लिखोगे? x पर -2 चार्ज लिखोगे, और इसको फिर 16, इसको फिर 32। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से अपने हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। देखिए ये सल्फर है, क्योंकि सल्फर का 16 होता है, तो ठीक है। बिफोर यूजिंग द नोटेशन, देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं। Before using the notation X, A, Z, find out whether the species is a neutral atom, a cation or an anion. If it is neutral atom, the equation 2.3 is valid. That is number of protons is equal to number of electrons is equal to number of atomic number. ठीक है। If the species is an ion, determine whether the number of protons are larger. Number of protons are larger. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कम है, यानी वो कैटायन होगा और पॉजिटिव आयन होगा। या नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कम है तो वो एनायन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एज वी हैव लर्न्ड अबव, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। आप जान रहे हैं स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम में तो चलेगा, लेकिन बड़ा जब सोलर सिस्टम होता है तो वो क्या इलेक्ट्रिकल पाथ, सर्कुलर पाथ नहीं का, इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। तो स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम तक तो चलेगा, ठीक ना। तो विद इन द न्यूक्लियस प्लेइंग रोल ऑफ द सन, ठीक है, of the massive sun, and the electron being similar to the lighter planets. When classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planets describe well-defined orbit around the sun. The gravitational force between the planets is given by expression g m1 m2 upon r square, where the m1 and m2 are masses of the planets and r is the distance of the planet between the sun and the planet, right? The theory can also calculate precisely the planetary orbits, and these are agreement with the experimental measurements. देखिए बच्चों, ये जो इन्होंने कहा था सोलर सिस्टम वाली बात, ये बाद में फेल कर गई,
क्योंकि इन्होंने कैसे किया गया, पहले देखिए कैसे उन्होंने रिलेट किया। सिमिलरली बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन वुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। Further, the Coulomb force Q is equal to K is F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are the charges. Q1 Q2 charge और R is the radius. R is the radius between the charge. ठीक ना? R is the distance between the charge. ठीक है बच्चे? Is the charge. तो यहाँ पे देखिए R is the distance between of separation of the charges and K is the proportionality constant. तो देखो यहाँ पर बच्चों कि जैसे उन्होंने कहा था, however, when the body is moving in an orbit, it undergoes acceleration. Even if it is moving with the constant speed in an orbit because of changing direction. तो फिजिक्स थोड़ी सी यहाँ पे आएगी। तो जैसे जैसे वो ऑर्बिट में कोई चीज घूमती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और डायरेक्शन चेंज करती है तो उनकी वेलोसिटी बदलती है, स्पीड भले सेम रहे। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर ऑर्बिट डिस्क्राइबिंग प्लेनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से बात को। उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है और चारों तरफ न्यूक्लियस भी घूम रहा है, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कहा गया कि भाई कोई चीज घूम रही है चारों तरफ तो अपना डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो उस पर मतलब वेलोसिटी है, और वो एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, और मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, देखिए नीचे आ गया मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। अगर ऐसा होगा तो रेडिएशन इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और वो चार्ज पार्टिकल भी अपना पाथ छोटा करते करते न्यूक्लियस पर जाके गिर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल व्हेन, यहीं से अंडरलाइन कीजिएगा, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स since they are uncharged. ये फीचर उस पर प्लैनेट्स अनचार्ज हैं। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by radiation comes from the electronic motion. The orbit will thus continue to shrink, छोटी होती जाएगी। A calculation show that it should take electron to 10 to power minus 8 second. 10 to power minus 8 second में क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। बस बट दिस डज नॉट हैपन। Thus, Rutherford, क्योंकि अगर एटम मर जाता तो हम सब मर जाते। Thus, the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. If the motion of electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in orbit is leading to the instability of atom, then why not consider electron as a stationary? है ना, सब लोग कह रहे हैं भाई अगर वो स्टेशनरी, अगर वो घूम रहा है तो आप घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी इमिट करेगा, तो स्टेशनरी मान लो। लेकिन तुम जैसे ही स्टेशनरी मारोगे तो न्यूक्लियस और उसका अट्रैक्शन इतना तगड़ा है, न्यूक्लियस इतना हैवी है कि उसको खींच लेगा अपनी तरफ, और फिर भी वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये भी हम नहीं मान सकते। ठीक है बच्चों, around the nucleus, if the electron were stationary, the electrostatic attraction between the dense nucleus and electrons would pull the electron towards the nucleus to form a miniature version of Thomson model. Another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about the distribution of electrons around the nucleus and the energies of these electrons. तो Rutherford ने क्या कहा था भाई, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी एनर्जी भी नहीं समझा पाए। चलिए, अब इन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल के बाद आया बोर का मॉडल, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोर ने अपना मॉडल लाया। Historically, results observed from the studies of interaction of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and nucleus. Niels Bohr utilized these results to improve upon. तो जितने अब तक रिजल्ट्स हुए थे हिस्ट्री में, जितने भी चीजें हुई थी, उसका रिजल्ट लेकर के नील्स बोर ने यूटिलाइज किया, और इस रिजल्ट को इंप्रूव करके मॉडल प्रपोज किया रदरफोर्ड। देखिए, उसी रदरफोर्ड के मॉडल को ही प्रपोज किया थोड़ा सा इंप्रूव करके। Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model. तो ये पूछा जाता है कौन से ऐसे डेवलपमेंट थे जो कि बोर के मॉडल को, रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करके बोर ने प्रस्तुत किया था, दिया था। तो कौन सी दो बातें थी, वो ढूंढा गया था जो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possesses both light and wave and particle like properties.
तो ये एक पहला था कि जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो डुअल नेचर की होती है, यानी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी जब एटम का स्पेक्ट्रम बनाया गया, यानी एटम का पिक्चर लिया गया उसके स्पेक्ट्रम का, तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा था, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, रेडिएशन की पिक्चर ली गई कि किस तरह से वेव्स निकल रहे हैं, इसमें से कौन से वेव्स निकल रहे हैं। तो वो दो बातें जो थी वो बोर का मॉडल बताने के लिए आई। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ द एटम, दीज वेयर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसको नोट कर लीजिए, यही दो बातें थी जो बोर को फॉर्मुलेशन के लिए हेल्पफुल मिली। कौन कौन सी, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स दैट द रेडिएशन पजेस बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक नेचर प्रॉपर्टीज। और दूसरा और एक्सपेरिमेंट जो हुए, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को वो पिक्चर लिया गया, एटॉमिक का रेडिएशन का पिक्चर लिया गया। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 2.4। चलिए, तो हम डुअल नेचर समझेंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, तो आज वेव हम लोग यहां तक नील्स बोर के मॉडल वेव नेचर तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप जान रहे हैं कि लाइन बाय लाइन से पूरी स्टडी करा रहा हूं। एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकालेंगे और आप लोग भी कमेंट में जो लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी को पूरा बुक जो है बाइंडिंग रीबाइंडिंग करा लीजिए, उसको पूरा खोल करके उसके अंदर एक एक पेज, एक एक पेज इंसर्ट कर दीजिए, सादा पेज ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दीजिए और उसकी एक बड़ी सी बाइंडिंग करा लीजिए। थोड़ा सा स्पाइरल बाइंडिंग थोड़ी बड़ी सी करा लो, 150 रुपए का खर्चा आएगा और पेजेस उसमें लगा लो और उसमें सब क्वेश्चंस लिखते जाओ। तो इस तरह का तरीका बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीका होगा। आप अपने क्वेश्चंस खुद निकालिए, मैं और आप मिलकर के क्वेश्चंस निकालेंगे, उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे साथ साथ में। बच्चों, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता एनसीईआरटी पढ़ने का। तो लाइन बाय लाइन कोई बड़ी हिम्मत से पढ़ाता है, लाइन बाय लाइन बहुत एनर्जी लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है लाइन बाय लाइन पढ़ने में, फिर भी हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ना बोरिंग लगता है। लेकिन फिर भी मैं ये एक करें ना कि एक रिस्क ले रहा हूं आप लोगों के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे व्यूअर्स कम हो जाएं, मुझे कम लोग जो है पसंद करें। ये सब चीज को किनारे किनारे रखते हुए मैं आप लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहा हूं और एक एक लाइन बाय लाइन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन चलने में साथ में बहुत आप लोगों को पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रखते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसके अलावा बहुत सारे और चीजें भी मैं कराता रहूंगा आप लोगों को। इसके अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो भी मैं कर रहा हूं, उस पर भी मैं बहुत सारी प्रिपरेशन करा रहा हूं आप लोगों को। तो हमारी जो स्पेशल क्लासेस होंगी हमारी अनअकैडमी पे वो भी, और यूट्यूब पे भी और एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो भी हम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम करेंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी हमारी चलती रहेगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, यहां तक आपका साथ मिलने के लिए। अगली क्लास में हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।